बरेली आईएमए सभागार में रविवार को प्रगतिशील लोकतांत्रिक आघाड़ी पीडीए की भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश और ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह और विशिष्ट अतिथि नेहाल यादव मौजूद रही। आयोजन की जिम्मेदारी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग ने संभाली। कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष एवं 125 कैंट विधानसभा प्रभारी राजेश मौर्य, संचालक पंडित दीपक शर्मा सहित गुरु प्रसाद काले, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, सरताज गजल अंसारी, श्रीमती शांति सिंह, रीना खान, दिनेश यादव, डॉक्टर सुची, रणवीर जाटव, सुनील सागर, सचिन आनंद, मिराज अंसारी, हरिओम प्रजापति, नाजिम कुरैशी, ऋषि यादव, श्रीमती वीना गौतम, रोहित राजपूत और जमुना प्रसाद मौर्य समेत बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और महिला प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। सभा स्थल जय अखिलेश तय अखिलेश और अनीस बेग जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि पीडीए जनता की आवाज है और आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि संगठन गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी और हर वर्ग की प्रगति सुनिश्चित करना है। सभा में अन्य वक्ताओं ने भी संगठन की नीतियों और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अनीस बेग ने सभी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जन समर्थन पीडीए की ताकत है और आने वाले समय में संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। साथियों, आज हम लोग कहां खड़े हैं? आखिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये आपके लिए, आपको आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहती है। इतनी माँ बहनें बैठी हैं मेरी, इंजीनियर बनाती, डॉक्टर कहां बन जाएंगे? अब स्कूल ही बंद हो जाएंगे। बहुत डिफरेंस है। किसी के बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके बच्चे आपके जाके इंग्लिश स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, और आपके बच्चे जो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको भी बंद करने का काम कर रहे हैं। आंखें खोलिए, आज कहां देश पहुंच गया, कहां आपको चिकित्सा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। आज हमारे अखिलेश यादव ने 300 बेडेड हॉस्पिटल जो आपके लिए दिया है, वहां के वेंटिलेटर और मशीन आज धूल भाग रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना कुछ दे सकता है बताइए आप मुझे? कोशिश करते हैं उनके इलाज हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, संविधान में जिम्मेदारी है। शिक्षा की, चिकित्सा की किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, जो देने में बिल्कुल नाकाम है। कहीं कहां पर देखिए आप, कहां पर वेंटिलेटर है? किसी सरकारी हॉस्पिटल दिखा दिए, कहां पर सुपर स्पेशलिस्ट है? बिल्कुल चिकित्सा बेकार, शिक्षा बेकार और रोजगार। अब मेरे कितने युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों को आह्वान करता हूं, आपके पास कहां नौकरी है? आप लोग आगे आइए, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, अपने लिए रोजगार मांगिए। और माँ बहनें बैठी हुई है मेरी, इनको भी रोजाना बीतती होगी। क्या है आपकी कंडीशन महंगाई की? हमारी बहन ने जिक्र किया सिलेंडर का, मैं जिक्र कर रहा हूं तेल का, पानी का, दालों का। कहां आप आसमान छू रहे हैं? सब्जियों को लेने चले जाइए, कहां आसमान छू रहे हैं? रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी कितनी हद तक फैली हुई है। और आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को सबसे ज्यादा बहकाते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, आज कैंट विधानसभा में माशाल्लाह आज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, हर जाति धर्म देख के डॉक्टर अनीस बेग के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा गुलदस्ता है मेरा कैंट विधानसभा का। तो आप लोग यही गुलदस्ता आखिर तक 27 बन के, जब 27 आए तो तूफान बन के नजर आना, डॉक्टर अनीस बेग के साथ खड़े रहना, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहना। साथियों, आपको बताना चाहता हूं मैं, जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे आपको वन तरह की वीडियो दिखाई जाएंगी और हिंदू मुस्लिम के आपको जो है वो गुड़ बढ़ाया जाएगा। एक ही हथियार है, ना शिक्षा है, ना इनका चिकित्सा है, ना रोजगार है, और सिर्फ है तो आपको महंगाई है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके आप माँ बहनों को जो मेरी प्यारी बहनों, सर्वप्रथम श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन करते हुए
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगी कि इतना शानदार जो पीडीए पंचायत का आयोजन डॉक्टर अनीस बेग जी ने कराया है और जो सपना और संकल्प आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए का आह्वान हुआ है उसे संकल्पित करने का काम डॉक्टर अनीस बेग जी कर रहे हैं, तो मैं आपको पुनः दोबारा से आपको बधाई और शुभकामनाएं देने का काम करती हूँ। और चंद लाइनों से कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं आप सबके बीच से बरेली के जनपद से निकल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पढ़ने का सौभाग्य मिला, और अगर ये सौभाग्य मुझे मिला तो ये देन अगर किसी की थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने हमें संविधान दिया। आज उस संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई नेता देश में लड़ रहा है तो वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों की कलम की लड़ाई कोई लड़ने का काम कर रहा है, किताब की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है, आपके घर की बेटियां पढ़ सके, आपके बच्चे पढ़ सके, अगर उनकी लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पीडीए का आह्वान किया। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे पीड़ित आपकी आवाज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कि हम महिलाओं को जोड़े, उनकी बात सुने, उन तक अपनी बात पहुँचाएं, क्योंकि महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं जो इस सरकार को बदलेंगी, इस व्यवस्था को बदलेंगी, अपने अधिकार को हासिल करेंगी। तो ये सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही, ये हमारे अधिकार को खत्म कर रही है। हमारा संविधान खतरे में है, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान की लड़ाई विधानसभा, लखनऊ की सड़क, दिल्ली के संसद में लड़ते हैं तो वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, और हमें ये सरकार बदलनी है। ये सरकार जो हमारे वोट चोरी से बनी है, जो कहीं न कहीं झूठ और छलावे की सरकार है। मैं चंद लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं। नहीं मैम, बहुत है लोग इसमें भरा हुआ है। यहाँ मैं आपके पास आप लोग आगे जाइए ना, तो इधर से थोड़ा सा चल रहा है, आप थोड़ा गैप दे दो यार प्लीज, फाइट कर रहे हैं। मैं संदेश यहाँ लाई हूँ, इनकलाब का संदेश, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद है। हमें इस देश को सुरक्षित रखना है, अपने संविधान को सुरक्षित करना है। हमारे ख्वाहिशों का नाम इनकलाब है, हमारे सपनों का सर्वनाम इनकलाब है, हमारी कोशिशों का एक ही नाम है इनकलाब। हमारा आज एकमात्र काम है इनकलाब। इनकलाब का मतलब कि जो स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसके अधिकार हम सुनिश्चित करें, अपना वोट सुनिश्चित करें, जो हमें दायित्व सौंपे गए हैं उन्हें हम पूरा करें। हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। खत्म हो लूट, किस तरह ये जवाब इनकलाब, खत्म हो भूख, इसका जवाब है इनकलाब। आपको पता है भारतवर्ष में भूख, हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो कहीं न कहीं भूख बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट कम हो रहा है, शिक्षा पर बजट कम हो रहा है, यूरिया मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, किसान को उचित मूल्य मिल नहीं रहा। तो सरकार किसका? तो शादी सुनिए, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। अबे खामोश इनको, खामोश रहो, इसको खामोश। हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अगर वो फेसबुक पर कुछ लिखते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे ये जो सारे समाजवादी साथी हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार न हो। लेकिन ये सरकार ऐसी तानाशाह सरकार है कि आवाज बंद करना चाहती है, हमारा बोलना बंद करना चाहती है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी पुरानी तानाशाह ताकतों का जवाब इनकलाब है। हमें विकास करना है, हमें विनाशकारी ताकतों को खत्म करना है,
और इसका जवाब इनकलाब है। और इनकलाब का मतलब ये कि आप व्यवस्था को बदलिए। जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन उसका एक मतलब है, क्योंकि सामाजिक न्याय का वो आधार है। हमारी सरकार दलित, पिछड़ों, मुसलमानों, वो अगले जो हाशिए पर खड़े हुए हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका अधिकार सुनिश्चित करेगी। ये हमारी आज की विचारधारा नहीं, ये लोहिया के समय की जब समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को हमने अपनाया तब से हमारी विचारधारा है। ये केवल शासन और सत्ता की लड़ाई नहीं, ये विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और आपके पास आपके मजबूत साथी डॉक्टर अनीस बेग जैसे लोग हैं, हमारे नगर अध्यक्ष जैसे लोग हैं, तो हम बरेली की 9 की 9 सीटें जरूर जीतेंगे। बस ये संकल्प आप हाथ उठाकर मुझसे कर दीजिए। हाथ उठाइए और हाथ उठाइए दोनों। और मुझे अभी हमारे महानगर अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा में अंतर बहुत ही कम था, केवल 3200 वोटों का अंतर था। 3200 वोट आपके लिए क्या है? आप यहाँ से हजारों वोटों से हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, क्योंकि आप अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी आवाज दिल्ली तक और लखनऊ तक पहुँचाएंगे। आपकी बरेली की बेटी ने आपसे यही मांगा है और जिसको आपने अपनाया है। जब भी मैं बरेली आती हूँ तो मुझे उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि मुझे अपने घर मिलता है। और मेरे पिता अयोध्या से थे, मेरे पिता इस प्रांत के नेताजी के मुख्य सचिव रह चुके थे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था। और जो आज ये सरकार झूठ बोलती है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, तो तब एक भी दंगा नहीं हुआ, महिलाएं सुरक्षित थी, दवा मुफ्त थी, सिंचाई मुफ्त थी, शिक्षा मुफ्त थी। लोहिया संस्थान उन्होंने बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग आदरणीय सांसद बहनपुरी के साथ काम करते हैं, आदरणीय डिम्पल यादव जी के साथ काम करते हैं और उनका स्नेह हमेशा हम पर बना रहता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी नीतियां और योजनाएं बनती हैं और जो सरकार में बनी, जब 2012 से 2017 तक हमारी सरकार थी, उसमें उनका विशेष योगदान था। चाहे वो पोषण मिशन हो, डायल 100 हो, डायल 100 की हम बात करेंगे, आदरणीय नेहा जी यहाँ खड़ी है। हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काम करते हैं कि जब वहाँ काम कर रही बच्चियों को